अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अब से कुछ देर पहले जो है मैं प्रोफेसर आज़म सागर की वीडियो देख रही थी और प्रोफेसर आज़म सागर ने अपनी वीडियो में जो बात बताई, अपने रिएक्शन में जो बात बताई नजमा और राबिया से रिलेटेड, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। प्रोफेसर आज़म सागर ने राबिया की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को डिनाई कर दिया है। उनका कहना है राबिया सिस्टर से मेरी आज तक किसी मामले में कोई बात नहीं हुई। हाँ, शहजाद से मेरी बात होती थी, वो भी उस वक्त तक जब तक मैं सलमा सपोर्टर नहीं बना था। जब मैं सलमा सपोर्टर बन गया था उसके बाद से मेरी शहजाद से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि शहजाद जो है वो एक हेटर को, जो कि उस वक्त शायद सितारा सपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा एक हेटर को मुझसे रिलेटेड इन्फो देते रहते थे और वो शख्स आकर मुझ पर रिएक्शन देता था और उल्टी सीधी बातें करता था, इसलिए मैंने शहजाद के साथ उसके बाद से आज तक कभी राब्ता नहीं किया। साथ ही प्रोफेसर साहब का ये भी कहना था कि अगर मैंने कभी जो है वो शहजाद को कोई इन्फो दी है किसी पर्सनल, आप लोगों के किसी पर्सनल मामले में कि मुझे फ़लाँ ने ये बताया, मुझे फ़लाँ ने वो बताया, अगर मैंने इस किस्म की कोई इन्फो कभी शहजाद को दी है तो यकीनन वो वॉइसेस आपके पास होंगी, जैसे कि राबिया ने आकर कहा है पब्लिक में कि शहजाद को ये बातें बताते थे, वो सब वॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रोफेसर आज़म सागर का कहना ये था कि वो चीज़ें पब्लिक में ले आई जाएँ और बल्कि मेरे जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो आपके पास मौजूद हैं, मेरे जो मैसेजेस मौजूद हैं मेरे नाम के साथ होंगे, मेरी किसी आईडी के साथ होंगे, तो वो आप उसके साथ ही शेयर करें। यानी कि वो कॉक श्योर हैं इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने कभी ऐसी कोई इन्फो किसी तक नहीं पहुंचाई है, वो किसी की पर्सनल बातें किसी तक नहीं पहुंचाते। साथ ही उनका कहना ये भी था कि नज्जो जो है उसने आज तक, यानी उसने ये कहा कि नज्जो अपने चैनल के काम के लिए मेरे पास आती थी, मुझसे बात करती थी, जैसे शहजाद अपने चैनल के काम के लिए मुझसे बात करता रहा। अच्छा, आती थी यहाँ मेरे मुँह से निकला है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि नज्जो जो है अपने चैनल से रिलेटेड मुझसे मामलात जो है वो फ़ोन पर बात किया करती थी, लेकिन नज्जो ने कभी पर्सनल कोई चीज़ शेयर नहीं की कि सितारा ऐसी और राबिया वैसी और फ़लाँ ऐसा और ढींग वैसा। हाँ, ये बात एक बार जो है प्रोफेसर आज़म सागर ने बहुत पहले कही थी कि नज्जो ने अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी बेटियों और हस्बैंड से रिलेटेड कुछ बातें की थी, लेकिन आज प्रोफेसर आज़म सागर का कहना ये था कि नज्जो ने मुझे कभी पर्सनल इन्फो कोई नहीं दी, सिवाय उस एक बात के जो कौसर का पहला बेटा जो है जब उसकी डेथ हुई थी तो प्रोफेसर आज़म सागर कह रहे थे कि सर्दियों के दिन थे। हाँ, वाकई सर्दियों के दिन, सर्दियों की रातें थी और प्रोफेसर आज़म सागर कह रहे हैं कि मैं उस वक्त एक लाइव कर रहा था और मेरी लाइव के बीच में मुझे कॉल आई थी नज्जो की और नज्जो ने मुझे बताया था कि कौसर का बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है। और नज्जो ने ये कहा कि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लाइव कर रहे थे और इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, उस बच्चे से रिलेटेड बात हो रही थी आपकी, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, फिर प्रोफेसर आज़म सागर कहते हैं कि मैंने नज्जो से कहा कि क्या ये इन्फो अभी बाहर देनी है पब्लिक में, तो नज्जो ने कहा कि मुझे इससे रिलेटेड तो कुछ पता नहीं है। पर प्रोफेसर आज़म सागर कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर मैं ये न्यूज़ बाहर नहीं निकालता हूँ तो कोई ना कोई तो निकालेगा, ठीक है, कोई भी निकाल देगा। अभी थोड़ी सी देर में 5-10 मिनट में ये न्यूज़ बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर हेटर्स इसको निकालते हैं तो वो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे। इससे पहले कि गलत चीज़ पब्लिक में जाए, मैं पॉजिटिव तरीके से ये न्यूज़ लोगों को दे देता हूँ। वैसे भी जो रिएक्शन वाले होते हैं उनको कोई न्यूज़ मिलती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो जल्दी जल्दी दे दें। हाँ, अगर ऑथेंटिक हो, उसकी जांच पड़ताल की भी हो तो वो फ़ौरन दे देते हैं। अब उनको पता था कि नजमा जो है वो घर की बंदी है इनके और अंदर से इन्फो आई है, तो इन्होंने कहा कि मैंने वो न्यूज़ दे दी। जब मैंने दी तो शहजाद ने भी वीडियो तैयार बना कर रखी थी, उसने भी डाल दी, नज्जो ने भी डाल दी, सब ने फिर ये वीडियो डाल दी, राबिया समेत आई थिंक सब ने ये वीडियो डाल दी। प्रोफेसर आज़म सागर का कहना ये था कि उस वीडियो के बाद उसी रात को सितारा यासीन ने मुझे मैसेज किया कि हमारी फैमिली में से आपके साथ कौन मिला हुआ है, कौन आपको हमारे घर के अंदर की बातें पहुंचाता है, अंदर की इन्फो देता है। तो प्रोफेसर आज़म सागर कहते हैं कि मैं साफ़ मुकर गया, क्योंकि अगर मैं बताता तो इनके घर में झगड़े शुरू हो जाते, फसाद शुरू हो जाते, तो बेहतरी इसी में थी कि मैंने ये बात इनसे छुपा ली। और मैंने सितारा यासीन से कहा कि एज़ अ ब्रदर, अगर आप मुझे कहती हैं एज़ अ सिस्टर, तो मैं इस चैनल को ही डिलीट कर देता हूँ, वीडियो प्राइवेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको उस बंदे का नाम नहीं बता सकता क्योंकि आपके झगड़े हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जब मैं इस बच्चे की तदफीन से पहले या तदफीन पर जो भी है मैं गाँव पहुँचा हूँ सितारा के, तो सितारा ने वहाँ भी मुझसे पूछा है कि क्या आपको इन्फो जो है वो मेरी भाभी ने दी थी। तो प्रोफेसर आज़म सागर कहते हैं कि मैं साफ मुकर गया क्योंकि इससे झगड़ा हो सकता था। तो पॉइंट ऑफ मेरा ये है कि अगर इससे झगड़ा हो सकता, इट मीन्स कि इससे झगड़ा
झगड़ा हो सकता था। आप जो है वो ज़माना शनास शख्स हैं और आपको पता है कि किस बात से झगड़ा हो सकता है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यानी कि आपने ये बात इसलिए छुपाई कि सितारा यासीन की फैमिली में इस बात से जो है वो मसाइल पैदा होंगे। ज़ाहिर सी बात है, सितारा जाकर नज्जो से कहेगी कि तुम क्यों हमारे घर की इन्फो बाहर निकालती हो। ये नहीं उसको था कि कंटेंट मेरा, कंटेंट तेरा। लोगों ने ये कहा बच्चे या किसी की भी डेथ की बात जो थी कोई कंटेंट नहीं होती, इतना तो हर इंसान समझता है इस बात को। सितारा खुद परेशान हो गई होगी कि ये क्या हुआ है, अब लोग क्या क्या कहेंगे। वो जानती थी हेटर्स जो हैं वो नंगे तड़ंगे होकर सितारा के पीछे लगे हुए हैं, तो उसको पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ मालूम होना कि हमारे इर्द गिर्द वो कौन शख्स है, वो कौन बंदा है जो हमारी बात हमसे पहले बाहर निकाल देता है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी था। अगर प्रोफेसर आज़म सागर साहब बता देते तो शायद सितारा को जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती अपने दुश्मन को पहचानने में। खैर, ये अनएथिकल था। आप फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो फैमिली के अंदर ही होती हैं, और आप ख़ानदान को जब तक ख़ानदान नहीं समझेंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसे भी हैं, अंदर से आप जैसे भी हैं, जब आप दुनिया के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान एक जो है वो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और सब जो है वो चीज़ें अच्छी हैं, तो यकीन करें वो सब कुछ आपकी रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आप ख़ुद एक मज़बूत, एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत दिखाई देते हैं लोगों को, तो ये आप ही का इसमें फ़ायदा होता है। खैर जनाब, कहना मैं ये चाह रही थी कि अगर प्रोफेसर आज़म सागर ने बात नहीं निकाली ये सोच कर के झगड़े होंगे, तो इसका मतलब ये था कि ये बात बाहर निकालने की थी ही नहीं, ये बात ख़ानदान के साथ जो है वो दुश्मनी करने की थी ही नहीं। यानी नज्जो को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो चीज़ छुपानी पड़ रही है, नज्जो का नाम छुपाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि ये चीज़ थी ही गलत, ये चीज़ जो है होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब ये कि नज्जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करती है। इसके अलावा ये बात भी कही प्रोफेसर आज़म सागर ने कि भाई अगर जो है बात, जैसे कि राबिया कह रही है कि नजमा जो है वो राब्ते में थी कौसर के बाप से और उनको कहती थी जो बातें राबिया ने कही कि भाई नजमा उनको कहती थी कि आप सितारा के ख़िलाफ़ अपने बेटों से वीडियोस बनवाएं, मैं आपको सबूत दूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। तो नज्जो से रिलेटेड हमेशा ऐसी चीज़ क्यों पब्लिक होती है कि नज्जो सितारा की लेग पुलिंग करती है, नज्जो सितारा के लिए गड़े खोदती है, नज्जो सितारा की बर्बादी में जो है नज्जो का हाथ ज़रूर होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि नज्जो इतनी ज़्यादा जो है वो क्यों जेलस है सितारा के साथ। जब सितारा यूट्यूब पर नहीं थी तब भी नज्जो जेलस थी, डीडी ने बातें बताई थी और इन बातों से रिलेटेड नज्जो को बहुत तकलीफ़ हुई थी। इतनी तकलीफ़ हुई थी कि नज्जो और डीडी का तकरीबन साल, 1.5-2 साल जो है वो आपस का फड्डा चलता रहा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी, नज्जो उस दिन मुकर गई थी और नज्जो ने कहा कि मैंने सितारा को घर से नहीं निकाला था शादी से पहले, मतलब सितारा की तब शायद शादी भी नहीं हुई थी, तो नज्जो ने इसे घर से निकाला था। तो नज्जो कहती है कि मैंने इसे घर से नहीं निकाला था। तो एक बात बताऊं कि जब भी हमने सुना है नज्जो से रिलेटेड, उसके ससुराल से रिलेटेड जो बिहेवियर था नज्जो का, वो नेगेटिव ही था। नज्जो ने जो है वो अपनी सास सितारा की माँ जो है उससे रिलेटेड हम सब ने सुना था कि उसको खाना नहीं बनाने देती थी, उसके हाथ से आलू प्याज सब्जियां छीन लेती थी और उससे कहती थी कि नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी, और वो भूखी बैठी रहती थी, उसको खाना भी नहीं देती थी। इस तरह की अजियतें इसने देना शुरू की हुई थी क्योंकि ये चाहती थी कि सितारा की माँ जो है वो तंग होकर हमें छोड़कर जाए। लेकिन जब सितारा की माँ किसी हाल में नहीं गई, जाहिर सी बात है वो कहाँ जाती, उसके बच्चों का, उसके हस्बैंड का दिया हुआ वही घर था, उसके बच्चों का वही घर था, वो कहाँ जाती। तो फिर इस बंदी ने उसको और मज़ीद परेशान किया ताकि हालात से तंग आ जाए और फिर अपने बाप का प्रपोज़ल इसके सामने रखा। यानी कि एक बहुत बड़ी, वो जैसे सास बहू वाले ड्रामे नहीं होते, उस टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट की, जो स्क्रिप्ट होता है उस वैसा एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया और सितारा की माँ को ऐसे इसने ट्रैप किया और अपने बाप से शादी करने पर मजबूर कर दिया। ज़ाहिर सी बात है आंटी ने सोचा होगा मेरा तो जीना इधर वैसे ही आराम है, सऊदीया जाऊँगी आराम से रहूँगी। उसको पता नहीं था कि जो भांडे मैंने पाकिस्तान में मांजने वही मुझे सऊदीया में मांजने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही बात है, अगर आंटी उस वक्त शादी ना करती और मजबूत होकर सितारा के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती, कराची में रहती, सितारा जो है वो जैसे कि सैलून का काम करती थी, वो अपनी माँ को तब भी संभाल लेती, वो अब भी संभाल रही है। तो जब नज्जो अपनी सास के साथ इतना कर सकती है तो सितारा के साथ क्यों नहीं कर सकती। ये नज्जो तो वैसे भी लोगों को कहती थी कि मुझे सितारा के खिलाफ कुछ दो, ऐसा दो कि मैं सितारा को दबाऊं और प्रेशराइज़ करूं। यानी कि ये शुरू से ही थोड़ी सी जो है ना पॉलिटिकल माइंड है। लेकिन जैसे कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की यहाँ पर चीज़ें लीक हो जाती हैं, इसी तरह नज्जो की भी बहुत सी कारस्तानियाँ यहाँ पर लीक हुई हैं। और दोस्तों सितारा यूँ ही तो नहीं कहती कि भाई
کوئی سگا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جتنے بھی اچھے ہو جاؤ. جی بات اسی بات سے جناب بات لگتی ہے رابعہ کی. رابعہ نے کل ویڈیو بنایا اور رابعہ نے کہا کہ ساجد بھائی کل یا پرسوں کا ویڈیو کل کا یہ آئی تھنک، ساجد بھائی آپ آئیں اور اس بات کو کلیئر کریں، اس بات کا جواب دیں پبلک کو. یہ جو کہا جاتا ہے روز روز کہ ہم نے آپ کی کوثر سے شادی کروائی ہے، آپ آئیں اور اس بات کو کلیئر کریں. جناب کس نے کہا کہ شادی جو ہے وہ آپ نے کروائی ہے رابعہ بھابھی صاحبہ؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں. کویسچن کو تروڑ مروڑ کے اور لوگوں کو مینوپولیٹ کر رہی ہیں آپ، اس سوال کو گھما کر رہی ہیں. کیوں لوگوں کو مینوپولیٹ کر رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو جواب دینا آپ کو چاہیے نا. ساجد بھائی کے بجائے آپ کو آ کر جواب دینا چاہیے کہ سوال کچھ اور ہے اور محترمہ سوال سے سوال نکال رہی ہیں جواب دینے کے بجائے. ان سے نجو نے یہ سوال کیا تھا کہ ساجد کی شادی پر آپ شامل ہوئی تھیں، بہت دھوم دھڑکے سے بارات میں گئی تھیں، جو رت جگے ہوئے تھے ساجد کے گھر میں جب اس کی کوثر سے شادی ہو رہی تھی، ان رت جگہوں میں یہ محترمہ رابعہ جو ہیں یہ ناچی تھیں. جی بالکل، مرحوم میڈم نور جہاں کے سانگ پر انہوں نے اپنے جو ہے ارمان نکالے تھے، اپنے ارمان پورے کیے تھے، اپنے شوق پورے کیے تھے. جو بڑی کہتی ہیں ہم دین والی ہیں، ہم اللہ والی ہیں. اور ہاں ایک اور چیز بھی میں یہاں کہہ رہی تھی کہ نجو نے اپنی بیٹی کی شادی پر جو ہے وہ ستاروں والا چمکیلا بھڑکیلا سا ماسک ویئر کیا تھا. محترمہ اس نے تو ستاروں والا چمکیلا بھڑکیلا ماسک ویئر کیا تھا اور آپ نے تو اس کی بیٹی کی شادی میں اپنا فیس ریویل کر دیا تھا. تالیاں ہے نا، بہت دیندار ہیں، بہت شریف ہیں. کبھی آپ میڈم نور جہاں کے گانے پہ رقص کرتی ہیں ہے نا، خود بھی مدہوش ہوتی ہیں، لوگوں کو بھی دیوانہ بناتی ہیں، اور کبھی آپ اپنا فیس ریویل ہی کر دیتی ہیں. آپ کہتی ہیں ہٹو ستارہ نو پیچھے چھڈو، میں بھی کوئی شے مینوں بھی وکھو. اور اس فیس ریویل کے بعد جو 2-3 دن ان کے ولاگ آئے اس کے اوپر بھی میں نے اس وقت بات کی تھی جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، ستارہ کی بھتیجی کی. میں نے کہا تھا بہن تم اس سے اچھا اپنا فیس دکھا دو، یہ جو تم دکھا رہی ہو نا خود کو آگے سے، یہ نہ دکھاؤ، اس کی کمائی مت کرو. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے تب بھی بولی تھی. یہ جتنی شریف ہیں، یہ جتنی دین کو جانتی ہیں تو بس رہنے دو، میں نہیں اس معاملے میں بات کرنا چاہتی. لیکن یہاں میں کہوں گی کہ نجو ٹھیک تھی. نجو کی تو بیٹی کی شادی تھی، ایک فیس ماسک اس نے لگایا جو کہ بھڑکیلا تھا، تو یہ اس کا رائٹ ہے، اس کی مرضی. آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں پہ سیم کلر کا ڈریس ہوتا ہے، ماں کا بہن کا، پتہ نہیں چلتا ان میں سے دلہن کون ہے. اتنی زبردست طریقے سے آج کل جو ہے مائیں بیٹیوں کو رخصت کر رہی ہیں. ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا، ایک دور ایسا ہوتا تھا، ہم جب کسی کی شادی میں شامل ہوتے تھے، ابھی ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے تک ہم کسی کی شادی میں شامل ہوتے تھے تو مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کی رخصتی کے دن اکثر مائیں جو ہیں ان کو ہم کہتے تھے کہ آنٹی کپڑے تو چینج کر لیں پلیز، آنٹی کپڑے چینج کریں. تو وہ مائیں کہتی تھی نہیں اچھا نہیں لگتا ہمیں بیٹی کی رخصتی کریں. تو ہم کہتے تھے آپ کی بیٹی کی ہنسی خوشی شادی ہے، اللہ نہ کرے وہ بھگوڑی نہیں ہو گئی ہے جو آپ جو ہے اس طرح کھڑی ہیں. اپنے کپڑے چینج کریں، خود کو فریش کر کے آئیں، اچھا نہیں لگ رہا. بنے ہوئے ڈریسز جو ہیں وہ الماریوں میں ٹنگے ہوئے ہوتے تھے اور مائیں نہیں پہنتی تھی. لیکن آج چند سال کی پہلے کی بات اور آج کی بات کر رہی ہوں کہ آج مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ میچنگز کے ڈریس بناتی ہیں باراتوں پر، اور ولیمے پہ ساس اور بہو کے ڈریس میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اگر فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی کے پر اس نے کہا میں نے سب بیٹیوں کے لیے اور اپنے لیے ماسک لیے، ان کی کیا خوشی تھی، ان کے کون سے اتنے مہنگے کپڑے تھے. ٹھیک ہے، اور سب کچھ ستارہ نے کیا، اچھا کیا بھائی، اس کے پاس تھا، وہ دیالو ہے، وہ دیتی، آج وہ دے رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو دے گا. وہ کسی کے ماتھے کے کسی کو کے چہرے کو دیکھ کر نہیں دے رہی، وہ نہ فاروق کو دیکھ کے دے رہی ہے، نہ نجمہ کو دیکھ کے دے رہی ہے، وہ خود کو دیکھ کے دے رہی ہے اور اللہ کو دیکھ کے دے رہی ہے کہ میرے پاس ہے. اگر میرے پاس ہے اور اس کے باوجود میرے بھائی کی بیٹی کی شادی قسم پرسی میں ہوتی ہے تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. وہ سب کے لیے کر رہی ہے، وہ سب کے لیے کر رہی ہے، وہ یہ سوچ کے کر رہی ہے کہ جب رب نے مجھے دے دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس سب کے اوپر بیٹھ جانے والی. تو اس میں سے سب کا حصہ نکال رہی ہے، حصہ نہ بھی ہو سب کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بندی سب کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور نجمہ کو پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے کہ ہاں بھی سب اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ نجمہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن یہ قسمت ہے نا، یہ قسمت ہے، یہ نجمہ کو اب بھی آزما رہی ہے. نجمہ کو اللہ تعالیٰ تب بھی آزما رہے تھے جب وہ ستارہ اور اس کی ماں کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہی تھی. نجمہ کو اللہ کی ذات آج بھی آزما رہی ہے کہ آج جب ستارہ اور تم پہ دان کر رہی ہے، تم پہ نچھاور کر رہی ہے، اس کے بعد تم اس کے ساتھ کیا کرتی ہو، یہ بھی نجمہ کی آزمائش ہے. تو خوش ہو کر نجمہ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن رابعہ سسٹر، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ نے تو
ठुमके अलग लगाए और फेस रिवील अलग कर दिया, आपने तो परवाह ही नहीं की, लिहाज ही नहीं किया, पूरी दुनिया आपको देख रही है, वो स्टेज पे बैठे हुए सिंगर्स आपको देख रहे हैं ना, आप अपना मुंह खोलकर सामने आ गई। उससे रिलेटेड क्या, उस बंदी ने तो सितारों वाला मास्क पहना या जीन्स वाला मास्क पहना या जो भी पहना, उसने कुछ से तो अपना चेहरा कवर किया। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यानी कि अपने गिरबान में पहले झांक लेना चाहिए। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे बाबर की वीडियो से रिलेटेड। बाबर के घर आज कौन गेस्ट आया? जी बिल्कुल, सितारा यासीन आई हैं बाबर के घर पर। बाबर के घर पे जो है आज दावत थी। दावत किसकी तरफ से थी? नीली आंटी और मेजर अंकल की तरफ से दावत थी। बहुत मज़ेदार से खाने भेजे थे नीली आंटी और मेजर अंकल ने। देखिए उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी नीली आंटी की, मेजर अंकल की। मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहूँगी कि आप जैसे सितारा को रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और यहाँ पर हेटर्स बैठ के कहते हैं ज़ाहिर सी बात है भाई 4 पैसे ज़्यादा हैं सितारा के पास, लेकिन बाबर तो अमीर नहीं है, बाबर का पैसा तो सितारा के सामने कुछ भी नहीं है। बाबर तो एक मुनासिब सी, एक मुतवसत सी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। बाबर को भी नीली आंटी और मेजर अंकल ने रिस्पेक्ट दी, और ये रिस्पेक्ट सितारा की वजह से ही दी, क्योंकि वो सितारा की वजह से जानते हैं। उनको ये लगा कि सितारा के रिश्तेदार इस सिटी में आए हैं तो हम उनका भी जो है वार्म वेलकम करेंगे, खुले हाथों से उन्हें नए सिटी में मुबारक वेलकम करेंगे और नए आने की खुशी फील करवाएंगे। देखिए बाबर वहाँ गया है और बाबर ने ये स्टेप उठाया है, बड़ी हिम्मत की है सितारा और साजिद के पीछे, वरना अननोन सिटी में आप कैसे जा सकते थे। और वहाँ जाने के बाद अब बाबर को और भी खुशी हो रही होगी, जब मेजर अंकल नीली आंटी ने खाना भेजा है तो बाबर को और ज़्यादा खुशी फील हो रही होगी कि वाह भाई यहाँ तो हमारा अच्छा वेलकम किया गया है, यानी कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा रिस्पांस करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं। तो मुझे ये चीज़ मेजर अंकल और नीली आंटी की बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छा जस्टर होता है, वो सबको फील होता है, वो सबको अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर अगर लोग पॉजिटिव हों। पता नहीं क्यों मुझे नीली आंटी और मेजर अंकल का जस्टर बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप जानते हैं कि मेरी किसी से कोई पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है, ना सितारा से ना बाबर से, लेकिन मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एक नए शहर में, एक अनजान शहर में आपने उनका वेलकम किया, उनके लिए सब कुछ नया था। आपने उनको ये फ़ील करवाया कि नहीं भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। खैर जनाब, एक सवाल मेरे मन में आया था तो मैंने सोचा यहाँ रख दूँ। बाबर भाई गए हैं अपनी वाइफ को लेकर शॉपिंग करने, इरादा था उनका फर्नीचर देखने का, सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह देखने का और फ्रिज देखने का, तो उनको लेकर कौन गया है जनाब? फ्रिज बड़े खूबसूरत फ्रिज थे, अच्छे फ्रिज थे। सबसे छोटा सा एक फ्रिज दिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्यूटू सा, छोटू सा, लेकिन वो एक रूम के लिए काफ़ी होता है। हाँ इनकी फैमिली के लिए काफ़ी फिर भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा जो है वो होना चाहिए। वो साइज़ इनके लिए अच्छा था, जो छोटे के बाद इन्होंने खोल कर देखा था। लेकिन ये ग्लास डोर वाले फ्रिज जो हैं इनकी ज़्यादा पायदार नहीं होते। खैर जनाब, क्या ही कह सकते हैं, किसी के यहाँ अच्छे भी चले होंगे। पायदारी इट सेंस ये नहीं कि भाई वो जो है वो टूट फूट जाते हैं, वो भारी होते हैं, है ना। ग्लास डोर जो हैं वो भारी होते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सुनने में आया है। लेकिन बात में क्या कर रही थी और बात कहाँ चली गई। सोफ़े भी बड़े प्यारे प्यारे थे और लास्ट में जो सोफ़ा दिखाया था एल शेप में, उस दिन कोई सजेस्ट भी कर रहा था बाबर भाई को कि एल शेप में आप अपने लाउंज में सोफ़ा लगाएं और वहाँ पर आप डाइनिंग टेबल ना रखें, क्योंकि लाउंज वैसे भी इतना बड़ा नहीं है, तो आपका टीवी भी जो है वो लाउंज में है, तो आप एल शेप में सोफ़ा लगाएं और उसके सामने जो है आप टेबल भी रख दें, सेंटर टेबल। इजीली आप वहाँ टीवी भी देख सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जो सोफ़ा, ये आइडिया मतलब मुझे अच्छा लगा। और जो सोफ़ा दिखाया बीबी ने, बिल्कुल एंड में डार्क ग्रे कलर का सोफ़ा था और उस पर येलो प्रिंट था और उसके साथ सेंटर टेबल भी था, एल शेप में ही वो सोफ़ा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसी आईडी से रिलेटेड है जो बीबी को किसी ने दिया था उनकी वीडियो के नीचे। तो वो सोफ़ा मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा कलर भी डार्क था, जैसे कि इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे जो हैं वो हाथ लगा देते हैं चीज़ों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, तो दाग बन जाते हैं। जैसे कि ये कुशन फर्नीचर है फुल जो है, तो गंदा हो सकता है ना। तो फिर वो बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे और होंगे महंगे। अभी उसकी इनकम आई नहीं है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ शायद वो ले ही ले। और ये मुझे सवाल करना था कि आप किसकी गाड़ी में गए थे? वो खातून, वो लेडी कौन थी जिन्हें आपने बिल्कुल नहीं दिखाया, बहुत बारीकी से छुपाया? तो वो औरत कौन थी? आपकी नेबर्स थी? लग तो ये रहा है क्योंकि गाड़ी बाद में भी नेबर्स में खड़ी थी। आपकी नेबर्स थी, कौन थी?
کہ وہ آپ کے ساتھ گئی ہیں, آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیا ہے جناب, اور آپ کو آئی تھنک شاپ بھی انہوں نے ہی دکھائی تھی فرنیچر کی. تو آپ کو چاہیے تھا, آپ بھلے ان کو نہ دکھاتے لیکن آپ یہ ضرور بتاتے کہ کس کی گاڑی ہے, آپ کس کی گاڑی میں جا رہے ہیں, ڈرائیو کون کر رہی ہیں. اب اتنا بھی کیا چھپانا, جب آپ لوگ سب بتاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ لوگ خود ہی کیوریوسٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو بھائی اب لوگ سوال کریں گے نا, کوئی نہ کوئی ایسی چیز یہ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں جس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ آ کر پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں بھی سوال آیا ہے کہ وہ خاتون کون ہے. خیر جناب, یہ بھی میں کہوں گی کہ گھر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ گھر کے باہر آج بابر نے جو ویڈیو دکھایا اپنا, گھر کے باہر جو ہے وہ بچوں کی کھیلنے کی جیسے جگہ ہے کافی ساری. اچھا ہاں, اس کو صاف بھی کرنا چاہیے, جیسے بابر نے کہا کہ وہ یہاں گھاس کو صاف کرے گا کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا ہے. واقعی وہ ڈر کی جگہ تو ہے, کیونکہ اوپن ایریا, جس طرف بابر کا گھر ہے وہاں جو پچھلی سائڈ ہے گھر کی, وہاں بالکل آگے فلیٹس نہیں ہیں, گھر نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, وہ سارا کھلا ایریا ہے, سارا کھلا ایریا ہے. جہاں بحریہ ٹاؤن کی حدود ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کافی حد تک وہ کھلا ایریا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کر کوئی اور آبادی جو بحریہ ٹاؤن کی حدود میں نہیں آتی وہ وہاں پیچھے لگتی ہے. اور گائے بھینسیں بکریاں وہاں چر رہی تھیں, بڑا اچھا لگ رہا تھا سب کچھ گرین گرین. اور بابر نے بھی بتایا کہ اس گھر کے اندر جو ہے ان کو بجلی کا بالکل بھی مطلب دن کو لائٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ بجلی کا بل بھی کافی کم آئے گا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس میں بجلی کے یونٹس کی قیمت زیادہ ہے, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی اپنی بجلی ہے. اب اس میں کتنی ریالٹی ہے یہ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی. اگر بابر میری ویڈیو سن رہا ہے اور اس کے پاس بات کا جواب ہے تو اس کو آ کر دینا چاہیے. خیر جناب, بابر نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی ریزن سے بھی بہت زبردست ہے جگہ. جو گھر کا بیک ایریا ہے اس میں اس نے دو طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں بھی رات کو بھی سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے, سیکیورٹی مطلب موجود ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بالکل اینڈ ہے بحریہ ٹاؤن کا اور وہاں پر سیکیورٹی ہونی چاہیے, تو وہ سیکیورٹی کا خیال بحریہ ٹاؤن والے رکھتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اور بابر نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں میرے گھر سے ریلیٹڈ, گھر کے رینٹ سے ریلیٹڈ, اور بہت ساری اور چیزیں لوگوں نے پوچھ رکھی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ کل میں آپ کے آنسرز کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا. جی, اس ویڈیو کا ہم کو بھی بے چینی سے انتظار ہوگا. اور ایک اور چیز جو میں نے فیل کی کہ ستارہ جب آئی ہے بابر کے گھر, اور ستارہ بہت زیادہ ویک بھی لگ رہی ہے. اچھا, ستارہ بہت زیادہ ویک لگ رہی ہے. ہیٹرز تو کہتے ہیں ستارہ جو ہے وہ اپنا حلیہ خود ایسے بنا کے آ جاتی ہے, فلٹر نہیں لگاتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. ستارہ بالکل واپس وہ چھوٹی سی ہو گئی, کمزور سی ہو گئی, جیسے بالکل سٹارٹ میں تھی اپنے چینل کی. کراچی کی جو اس کی شروع کی ویڈیوز ہیں بالکل اتنی سی ہو گئی ستارہ. پتہ نہیں کیوں اتنی ٹینشن لے لی ستارہ نے. یار جینے دو, سب ایک دوسرے کو جینے دو, اور خود بھی جیو, دوسروں کو بھی جینے دو, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. وہ کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرتے یہاں پر آ کر. اگر کوئی کسی کے لیے کچھ برا کرتا ہے تو سامنے کرتا ہے, تو ہمارا کام ہے ہم جواب دیں. اگر وہ ایسے کرتا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کسی کا برا چاہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو دوستو لائک کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.